Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, मैं अरुण ठाकुर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-फिजिक्स पर। लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़े हुए थे। जैसे हमने वेक्टर के बारे में जाना था, वेक्टर किसको कहते हैं, वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस था, वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें अपन लास्ट वीडियो में तो डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे पहले वो है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिश का मापांक। अब ये मापांक का क्या मतलब है, हमें एक चीज़ पता है कि कोई भी जो वेक्टर होता है उस वेक्टर के पास मूल रूप से दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और दूसरा होता है उसके पास में डायरेक्शन यानी कि दिशा। अब मापांक का मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी संख्या जो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। मैं कह सकता हूँ कोई भी पॉजिटिव नंबर जो उसके मैग्नीट्यूड को, उसके परिमाण को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे नंबर, ऐसी संख्या को हम बोलते हैं उस वेक्टर का मापांक। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है, कोई भी एक वस्तु है, और इस वस्तु पर मैंने कुछ बल लगाया हुआ है, एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है 50 न्यूटन का, है ना। तो मैं कह सकता हूँ मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है एफ वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 50 है, और कोई न कोई डायरेक्शन भी होगी। जैसे मान लो वाई अक्ष की दिशा में मैंने इस पर लगाया है बल, तो मैं इसके पीछे डायरेक्शन दे सकता हूँ जे कैप से, क्योंकि ये चीज़ें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है, जो एकांक सदिश होता है, वो कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। और वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर जो यूज किया जाता है वो है जे कैप। एक्स अक्ष के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है वो होता है आई कैप। ऐसे ही के कैप जो वेक्टर है, ऐसे ही जेड डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है वो है के कैप, है ना। तो मैंने अभी इस पर जो फोर्स अप्लाई किया है 50 न्यूटन का, पॉजिटिव वाई अक्ष की दिशा में अप्लाई किया है, तो मैं इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसमें ये वाली जो नंबर है, ये वाली जो संख्या है 50, ये वास्तव में इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। तो इसी को मैं बोलूँगा कि इस वेक्टर का जो मापांक है वो 50 है। मतलब वो वाली संख्या जो हमें बता रही है कि कितने परिमाण का इस पर बल आरोपित हो रहा है, वो वाली संख्या 50 है। क्योंकि ये चीज़ तो क्या है, ये तो उसकी डायरेक्शन को शो कर रही है ना। मैं न्यूटन जो यूनिट लगाई है इसको पीछे भी लगा सकता हूँ, न्यूटन अलग से कर दिया, 50 जे कैप। तो ये इसके मैग्नीट्यूड को शो कर रही है संख्या, इसको हम मापांक बोल देंगे, और ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रही है। ऐसे ही अगर यही 50 न्यूटन का बल मैं अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता, है ना, तो जिस वेक्टर को मैंने एफ वेक्टर बोला है अब वही हो जाता माइनस एफ वेक्टर। यानी 50 न्यूटन का बल जो मैंने ऊपर लगाया है उसके बजाय इसको अपोजिट नीचे की तरफ लगाऊं, यानी नेगेटिव वाई अक्ष की डायरेक्शन में अगर मैं इसको लगा रहा हूं तो यही माइनस एफ वेक्टर होगा। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये माइनस का 50 जे कैप हो जाएगा, माइनस का 50 जे कैप। माइनस क्या कर रहा है यहाँ पर, अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। लेकिन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाली जो संख्या है वो तो अभी भी 50 है ना, चाहे वो डायरेक्शन इधर हो फोर्स की या फिर इधर हो, लेकिन बल कितने न्यूटन लग रहा है तो वो तो 50 न्यूटन ही लग रहा है ना। तो इसको मैं यूँ नहीं कह सकता कि इसका मैग्नीट्यूड माइनस का 50 है, माइनस प्लस तो केवल डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब हम जो मापांक की बात करते हैं वो मापांक हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। वेक्टर भले ही पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन जो हम मापांक, जो मॉडुलस हम लेके चलते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर है। यानी वो पॉजिटिव नंबर जो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है, उस पॉजिटिव नंबर को उस वेक्टर का मापांक कहते हैं। और हम इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज करें जैसे मेरे पास में ये कोई वेक्टर है ए, है ना, और इस वेक्टर का मॉडुलस मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसका मापांक हम ऐसे शो किया करते हैं यूँ,
इस तरह की दो लाइन आप इसके दोनों तरफ ड्रॉ कर देंगे, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, है ना, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर यानी कि सदिश ए का मापांक हो गया ये, या इसी को मैं केवल ए लिख सकता हूँ। तो मापांक को या तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट करें या फिर नॉर्मली उसको हम केवल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे अगर मेरे पास कोई एफ वेक्टर है ये ऐसे करके, है ना, तो इसका जो मॉडुलस है वो तो ऐसे शो करेंगे, या फिर मैं इसको केवल ऐसे लिख सकता हूँ केवल एफ करके। तो इसका भी वही मतलब है कि ये उस एफ वेक्टर का, ये उस बल का मापांक हो गया, ये वो नंबर हो गया जो उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। अच्छा, सपोज करें मेरे पास में ये कोई वेक्टर है ए। अब इसके पास में दो चीज़ें होंगी, क्या क्या होंगी, एक तो इसके पास में डायरेक्शन होगी और एक इसके पास में मैग्नीट्यूड होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, या तो मैं उस मैग्नीट्यूड को यानी मापांक को या तो मैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर लिख दूं इस फॉर्म में, या फिर केवल ए भी लिख सकता हूं। तो हमें पता चल गया कि इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो है इतना, और इसकी कोई न कोई दिशा भी होगी, और किसी भी वेक्टर की दिशा जो होती है वो किससे रिप्रेजेंट करी जाती है, तो उसके यूनिट वेक्टर से, एकांक सदिश से। इसका जो यूनिट वेक्टर है, इसका जो एकांक सदिश है, आपको याद हो एकांक सदिश को हम ऐसे करके कैप लगा के शो करते हैं, तो मैंने इसका एकांक सदिश मान रखा है ए कैप, यानी कि ये तो हो गई इसकी दिशा इस वेक्टर की, और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मापांक। तो ये वेक्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस वेक्टर के पास, कोई भी वेक्टर के पास में दो चीज़ें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड परिमाण और उसकी डायरेक्शन यानी कि दिशा, ये दोनों जब एक साथ आ जाएंगी तो इसका मतलब वेक्टर कंप्लीट हो गया। अब अगर मेरे पास इस तरह से कोई वेक्टर है, यहाँ से मैं ए कैप की वैल्यू निकालूँ यानी कि एकांक सदिश यूनिट वेक्टर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो वो क्या आएगी, ए वेक्टर अपॉन ए। तो यहाँ से आपको एक ये फॉर्मूला मिल गया कि कोई भी वेक्टर की दिशा अगर हमें निकालनी है, या मैं ऐसे बोलूँ कि कोई भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर एकांक सदिश पता करना है, तो क्या करते हैं, उस वेक्टर में उसी के मॉडुलस से, उसी के परिमाण से, उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। यानी कोई भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर एकांक सदिश मिल जाता है। तो एक्स वाई जेड कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर है और हमसे उसका मैग्नीट्यूड, हमसे उसका यूनिट वेक्टर अगर पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो उसकी डायरेक्शन को यानी कि उसके यूनिट वेक्टर को शो करेगा। तो ये तो बातें रही मॉडुलस ऑफ वेक्टर की, कि मॉडुलस का क्या मतलब होता है। अब अपना अगला टॉपिक जो है वो है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब है स्थिति सदिश और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब होता है विस्थापन सदिश। और पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे तब समझ में आएंगे जब हमारे एक टॉपिक और क्लियर होगा, और वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र, है ना, इसको हम बोलते हैं निर्देश तंत्र। पहले इसे थोड़ा क्लियर करते हैं कि निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है। निर्देश तंत्र का मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, किसी दूसरी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करते हैं। सपोज करो जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट लगा रखा है इस तरह से, अब मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है कि ये पॉइंट कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है, कितनी दूर है। उसके लिए मुझे क्या एक और कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, कोई एक सिस्टम लेना पड़ेगा, मैं बता सकूं कि इस पॉइंट से इतनी दूर है और इस डायरेक्शन में। जैसे मैं इस पॉइंट के बारे में कहना चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट जो है, सपोज करो ये पॉइंट है कोई P, है ना, और ये कोई पॉइंट है A, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है P वो इस पॉइंट A से और 5 मीटर की दूरी पर है, और किस डायरेक्शन में, तो मैं इसको कह सकता हूँ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, है ना, या मैं इसको कह सकता हूँ नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में है। तो मैंने जिस पॉइंट के सापेक्ष, जिस पॉइंट को आधार मान के मैंने इसकी लोकेशन आपको बताई है, वो पॉइंट अपने आप में एक निर्देश तंत्र कहलाएगा। हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मैंने इसकी जो पोजीशन आपको बताई है वो इसको आधार मान के बताई है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने बताई है कि हमें इस पॉइंट तक आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 5 मीटर चलना पड़ेगा, और किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो नॉर्थ में या फिर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तब हम इस पॉइंट पर चल रहे हैं।
ऐसे ही इसी पॉइंट की लोकेशन में किसी दूसरे पॉइंट के बेस पर बता सकता हूँ कि ये कोई दूसरा पॉइंट है भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए 10 मीटर चलना पड़ेगा। और किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो हो सकता है हमें ईस्ट में चलना पड़े या हो सकता है हमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चलना पड़े। तो ये भी मेरे लिए अपने आप में एक काम कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ये भी अपने आप में एक निर्देश तंत्र है। तो निर्देश तंत्र का मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष, जिसको आधार मानकर हम किसी दूसरी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करते हैं, ऐसे पॉइंट को, ऐसी वस्तु को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम बोलते हैं वहाँ पर निर्देश तंत्र। अब फिजिकली जो निर्देश तंत्र होते हैं वैसे तो वो कई प्रकार के होते हैं। बेलनाकार निर्देश तंत्र यानी कि सिलेंड्रिकल, ध्रुवीय निर्देश तंत्र यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। इसके अलावा एक और निर्देश तंत्र है जिसका हम ज़्यादातर यूज भी करते हैं और अपने सिलेबस में भी वो ये पढ़ने के लिए, इसको हम बोलते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र, है ना, यानी कि कार्टीसियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार्तीय निर्देश तंत्र, हिंदी में अपन इसको कार्तीय निर्देश तंत्र। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए क्योंकि हम इसी का ज़्यादा यूज करते हैं, हमारे सिलेबस में भी यही है और ज़्यादा कन्वीनियंट भी यही होता है यूज करने के लिए। कार्तीय निर्देश तंत्र ऐसी कोई खास बात नहीं है। कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में आप इतना समझो कि ये 3 ऐसे अक्षों की व्यवस्था है, 3 ऐसे एक्सिस की व्यवस्था है जिसमें तीनों ही अक्ष जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। एक अक्ष ये हो गया, दूसरा अक्ष ये हो गया और तीसरा जो अक्ष है, क्योंकि तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो एक अक्ष ये, दूसरा ये, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं और तीसरा जो अक्ष है वो ये ऐसे करके, ये है ना, तीसरा अक्ष ये ऐसे करके परपेंडिकुलर ये बाहर की तरफ आ रहा है। इस अक्ष को मैं मान सकता हूँ एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जो तीसरा वाला जो अक्ष है ये है जेड एक्सिस, है ना। लेकिन क्या है कि यूँ करके लाइन हम हवा में ड्रॉ कर नहीं सकते, इसीलिए मजबूरी में इस एक्सिस को मैं ऐसे दिखा देता हूँ इधर, तो ये जेड एक्सिस हो गया। बस ये ध्यान रखना कि ये जेड एक्सिस वास्तव में यहाँ नहीं है, ये तो ऐसे करके है यूँ, लेकिन यूँ लाइन ड्रॉ न कर पाने की वजह से हम इसको ऐसे करके शो कर रहे हैं। अब ये जो सिस्टम आप अपने सामने देख पा रहे हैं, 3 अक्षों का जो एक निकाय तुम्हें दिख रहा है सामने, इसी को बोलते हैं हम कार्तीय निर्देश तंत्र, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल सकते हैं, वाई में चल सकते हैं, जेड में चल सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये तीनों ही एक्सिस मिलके डायरेक्शन को भी निर्धारित कर सकते हैं और डिस्टेंस को भी निर्धारित कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट इस निर्देश तंत्र में है तो वो कितनी दूर है इसके ओरिजिन से, मूल बिंदु से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में, ये सारी बातें इस निर्देश तंत्र में निर्धारित करी जा सकती हैं। तो ये वाले सिस्टम को, ये वाले निर्देश तंत्र को हम बोलेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र आपके और अच्छे समझ में आएगा, उसके लिए आप थोड़ा सा इमेजिन करो इन तीनों एक्सिस को। और इमेजिन करने के लिए हम क्या करें कि हम जिस रूम में, जिस कमरे में बैठे हैं उसके किसी एक कोने पे थोड़ा ध्यान दें, वो वाला कोना जो नीचे है फर्श पर, ठीक है ना। और उस कोने में आपको 3 कोर दिखाई दे रही होंगी, 3 किनारी आपको कमरे की दिखाई दे रही होंगी। एक किनारी ऐसे करके जा रही है, यूँ करके, है ना, एक किनारी यूँ ऊपर की तरफ जा रही है और एक किनारी ऐसे करके आ रही है। अच्छा हो आप कमरे का वो वाला कोना सेलेक्ट करें जहाँ पर कोई सामान ना रखा हो, जहाँ कोई खिड़की दरवाजा ऐसा कुछ भी ना हो। उस कोने के तीनों किनारियों को आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, एक ऐसे करके जा रही है, एक ऊपर की तरफ जा रही है और एक ऐसे करके आ रही है। बस ये तीनों किनारियों को आप तीनों अक्षों से रिप्लेस कर दें, है ना। जैसे मान लो ये वाली किनारी को मैं एक्स एक्सिस मान लूँ, ऊपर की तरफ जो जा रही है मैं उसको वाई एक्सिस मान लूँ, ऐसे करके जो आ रही है मेरी तरफ उसको मैं जेड एक्सिस मान लूँ। तो ये तीनों मिलके एक निर्देश तंत्र बना रहे हैं, उस निर्देश तंत्र को हम बोलेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र। अब जरा ये देखें, अच्छा ऐसा भी जरूरी नहीं है कि x इसी को मानना है, y इसी को मानना है और z इसी को मानना है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं x इसको मान लूँ, y इसको मान लूँ तो z ये हो जाएगा, या x इसको मान लूँ तो y ये होगा, z ये होगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए हम इनका नामकरण कर सकते हैं, x y z इनको ऐसे करके नाम दे सकते हैं।
ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली ये प्रचलित है कि इसको हम x मान लेते हैं, ये y, और ये वाला जो है वो z मान लिया जाता है इस तरह से। ठीक है, ये इन तीनों का ओरिजिन हो गया जिसको मूल बिंदु कह सकते हैं। अब इनके किन्हीं दो एक्सिस के बीच में ये जो प्लेन होता है, जैसे x और y के बीच में ये वाला जो तल है, ये वाला जो प्लेन है, इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, है ना, एक्स वाई प्लेन। जैसे आपने कमरे की जिन किनारियों को x और y माना है, उनके बीच में जो दीवार है उस दीवार को हम बोलेंगे एक्स वाई तल, यानी एक्स वाई प्लेन। ऐसे ही हमने कमरे की जिन किनारियों को y और z अक्ष माना हुआ है, उनके बीच में जो दीवार होगी उसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन। जैसे मैंने इस वाली किनारी को मान लो y माना, इधर जो किनारी आ रही है मैंने उसको z माना है, तो इन दोनों किनारियों के बीच में ये वाली जो दीवार है ना, ये जो सतह है, ये जो सरफेस है, इसको हम बोलेंगे वाई जेड प्लेन। और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो दीवार है, जो कि फर्श होगा, अगर मैंने इसको x और इसको z माना है तो इनके बीच में फर्श है, उस फर्श को हम बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। तो इस तरह से कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या मैं अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो कार्तीय निर्देश तंत्र में 3 प्रकार के तल होते हैं। एक तल मैं आपको यहाँ फिगर में दिखा सकता हूँ जो कि x और y के बीच में बन रहा है, एक बन रहा होगा y और z के बीच में, है ना, ये y है, ये z है, इनके बीच में यहाँ जो तल बन रहा होगा उसको मैं बोलूँगा वाई जेड प्लेन। और एक बन रहा है x और z के बीच में, x और z के बीच में यहाँ जो फर्श के रूप में जो तल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। तो चलिए ये बातें हो गई कि प्लेन क्या होता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, यानी कार्तीय निर्देश तंत्र को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, है ना। अच्छा, सपोज करो मैंने एक पॉइंट लगा रखा है एक्स वाई प्लेन में, यानी कि इसी बोर्ड पर ही लगा रखा है एक्स और वाई के बीच में। अब इस पॉइंट तक आने के लिए मुझे इन दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग चलना होगा, इन दोनों अक्षों के अनुदिश चलना पड़ेगा, x की तरफ भी चलना पड़ेगा और y की तरफ भी चलना पड़ेगा। अगर मैं इस पॉइंट तक आना चाहता हूँ तो मुझे x अक्ष पे इधर चल के आना पड़ेगा। कितना चल के आना पड़ेगा? इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक जब मैं चल के आऊँगा तो इस पॉइंट के लेवल पे आ चुका हूँ, इसके नीचे आ चुका हूँ, लेकिन अभी पॉइंट तक नहीं पहुँचा हूँ। और अगर इस पॉइंट तक पहुँचना है ना, ये पॉइंट P है, तो उसके लिए फिर मुझे इस दिशा में भी चलना पड़ेगा। और ये दिशा कौन सी है? वाई अक्ष की है। इसका मतलब मुझे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? तो यहाँ से एक लंब हमने यहाँ डाल दिया, तो वाई अक्ष पर मुझे इतना चलना पड़ा, एक्स अक्ष पर मुझे इतना चलना पड़ा, तब जाके मैं इस पॉइंट पर पहुँचा हूँ। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं स्मॉल एक्स से शो करूँ, ये ध्यान रखना, एक्सिस के लिए हमेशा हम जो सिंबल यूज करते हैं वो कैपिटल, यानी कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। और निर्देशांकों के लिए, कोऑर्डिनेट्स के लिए स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड का यूज करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल वाई है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो एक्स कोमा वाई, है ना, ये इसके निर्देशांक हो गए। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट तक आने के लिए इस एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है और वाई एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमें केवल 2 अक्षों के अनुदिश चलने से ही हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं। हमें जेड अक्ष पर चलने की कोई आवश्यकता अभी तक नहीं पड़ी है। क्यों नहीं पड़ी है? क्योंकि जो पॉइंट मैंने आपको दिखा रखा है वो एक्स वाई प्लेन में है ना, इसी दीवार पर है। तो जेड अक्ष पर, यानी कि इधर आने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही बिल्कुल। लेकिन सोचो ये पॉइंट अगर यहाँ बोर्ड पर ना होकर अलग होता, इससे ऐसे करके यहाँ कहीं होता, यानी कि कमरे की किसी दीवार पर पॉइंट न लगाकर मैं बीच में ले लूँ कहीं भी। अब वो बीच में जो पॉइंट है, सपोज करो आपके कमरे में जो पंखा लगा हुआ है उस पंखे तक आपको पहुंचना है, पंखे का जो निचला सिरा है वहां तक आपको पहुंचना है। अब जाहिर सी बात है पंखा किसी दीवार पे नहीं लगा है, यानी ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि पंखा एक्स वाई तल में, ना एक्स जेड तल में, ना वाई जेड तल में है, यानी पंखा इन तीनों के बीच में है। तीनों तलों के बीच की जो खाली जगह है, आपके कमरे की सारी दीवारें वो तल हैं, ठीक है ना। अगर इधर वाली दीवार एक्स वाई तल है तो इसके जस्ट सामने वाली भी एक्स वाई तल ही होगी।
अगर मेरे पीछे वाली दीवार जो है वो YZ तल है तो इसके जस्ट सामने वाली भी YZ तल ही होगी। नीचे वाला फर्श को अगर मैं XZ तल बोल रहा हूँ तो इसके जस्ट ऊपर वाली छत जो है वो भी XZ तल ही होगी। लेकिन पंखा जो है वो किसी एक दीवार पे नहीं चिपका हुआ है बल्कि लटका हुआ है बीच में, सारी दीवारों के बीच में, यानी कि सारे तलों के बीच में लटका हुआ है। तो इन सभी तलों के बीच की जो खाली जगह होती है उसको हम स्पेस बोलते हैं, है ना, वो स्पेस, या इसको हम त्रिविम बोलते हैं, त्रिविम। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी एक प्लेन में, किसी एक तल में है तो उस तक पहुंचने के लिए हमें केवल और केवल 2 अक्षों की ही आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, तीसरे अक्ष की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पॉइंट मैंने स्पेस में दिखा रखा है, जैसे पंखे का ये एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि पंखा जो है वो हमारा लटका हुआ है बीच में, ना कि किसी दीवार पे चिपका हुआ है। अब उस पॉइंट तक, उस पंखे तक आने के लिए, पंखे के निचले पॉइंट तक आने के लिए मुझे कौन कौन से एक्सिस पे चलना पड़ेगा? तो मुझे एक्स पर भी चलना पड़ेगा, वाई पर भी चलना पड़ेगा, जेड पर भी चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर दीवार पे होता तो एक्स और वाई पे चलता, यहाँ आ जाता, लेकिन अभी इधर भी तो आना है क्योंकि पंखा तो यहाँ लटका हुआ है, तो एक्स पे चला, वाई पे चला, फिर यहाँ आया, तब जाके इधर पहुँचूंगा। इसका मतलब अब की बार मुझे तीनों एक्सिस पे कोई न कोई डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, इसीलिए इसके जो निर्देशांक होंगे वो भी अब की बार 3 होंगे, एक्स भी, वाई भी, और जेड एक्सिस का भी निर्देशांक होगा जिसको मैं स्मॉल जेड मान सकता हूँ। तो पॉइंट पी मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, उसको भी मजबूरी में ऐसे करके यहीं दिखाना पड़ेगा। लेकिन अब तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट पी है वो एक किसी दीवार पे नहीं है बल्कि तीनों प्लेन के बीच में कहीं लटका हुआ है। उस तक आने के लिए एक्स पर, वाई पर, जेड पर, सब पर हमें कुछ ना कुछ दूरी चलनी पड़ रही है। एक्स पर इतनी, वाई पर इतनी और जेड पर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है। तो अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ये हो गए एक्स, वाई, जेड। तो ये तो बातें हो गई कोऑर्डिनेट सिस्टम की, यानी कि निर्देश तंत्र की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमने बात कर रखी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं है कि जहाँ 3 अक्ष होंगे वहीं जाके फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा। किसी को भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु की स्थिति और गति का निर्धारण किसी के भी सापेक्ष किया जा सकता है। जैसे सपोज करो ये कोई बस है जिसमें आप बैठे हुए हो, है ना, और एक और बराबर में बस चल रही है और आपकी भी बस इधर चल रही है और ये बस भी इधर ही चल रही है। आपकी बस चल रही है सपोज करो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, है ना, और ये चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब तुम जब इस बस में से बैठ के ये वाली बस को जब देख रहे हो तो ये आपको आगे जाती हुई दिख रही है, लेकिन कितनी स्पीड से जाती हुई दिखेगी आगे, यानी ये वाली बस आपकी बस को कितनी स्पीड से क्रॉस करती हुई दिखेगी? तो ये आपको जब यहाँ से जब देखोगे तो ये आपको दिखेगी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करते हुए। लेकिन वो व्यक्ति जो बाहर सड़क पर खड़ा हुआ है वो आपकी भी बस देख रहा है, इस बस को भी देख रहा है, और उसको इनकी एक्चुअल स्पीड पता चल रही है। तो ये दोनों अलग अलग स्पीड, बस तो एक ही है ना, लेकिन इसमें से देखने पर इसकी स्पीड इतनी होती है, और ये वाला व्यक्ति जो बाहर सड़क पर खड़ा हुआ स्थिर है वो जब इसको देख रहा है तो उसको इसकी स्पीड इतनी दिखाई दे रही है। बस एक ही है तो कोई एक ही स्पीड से चल रही होगी, लेकिन इसकी 2 स्पीड क्यों निकल के आ रही हैं? क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है देखने का वो अलग अलग है, दोनों अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। इसी को हम फिजिक्स में ऐसा बोल देते हैं कि दोनों जो निर्देश तंत्र हैं, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये व्यक्ति खुद है जो इसमें से देख रहा है, और एक ये वाला व्यक्ति खुद को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के देख रहा है। तो मैं ऐसा कहूँगा कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इस निर्देश तंत्र में इस बस की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, और इस वाले निर्देश तंत्र में इसी बस की जो चाल है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो ये बातें हो गई निर्देश तंत्र की। उम्मीद है आपको निर्देश तंत्र को लेके थोड़ी सी क्लियरिटी आई होगी। एक जगह जब ये आएगा टॉपिक सिलेबस में तो उसको और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने के लिए आपको एक बार निर्देश तंत्र को लेके थोड़ी क्लियरिटी होनी ही चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं एक बार कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। मान लो ये एक निर्देश तंत्र है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ऐसे करके जो है ये जेड एक्सिस जो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, ये इनका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। और इस निर्देश तंत्र में मैं स्पेस में आपको एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, और वो मुझे मजबूरी में दिखाना इसी बोर्ड पर पड़ रहा है, लेकिन आपको समझना है कि ये तीनों एक्सिस के बीच में है, यानी कि तीनों प्लेन के बीच में कहीं पर आपको मैंने एक पॉइंट दिखाया हुआ है P।
अब इस पॉइंट तक आने के लिए मुझे तीनों एक्सिस पे कुछ न कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। यहाँ तक आने के लिए मुझे एक्स पे कितना चलना पड़ेगा, यहाँ तक आने के लिए एक्स एक्सिस पे इतना चलना पड़ेगा, तो मैं इसके नीचे आ गया, है ना। फिर वाई एक्सिस पे इतना चलना पड़ेगा, और क्योंकि ये पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ कहीं है स्पेस में, तो फिर मुझे जेड पर भी कुछ ना कुछ चलना पड़ेगा, तब जाके मैं उस पॉइंट तक पहुँचा हूँ। तो अगर मैं ये मान लूँ कि इसके कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स एक्सिस पे इतनी, वाई पे इतनी और जेड एक्सिस पे इतनी दूरी जब हम चल जाएंगे तब इस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, जो कि यहाँ कहीं स्पेस में बना हुआ है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि इस पॉइंट तक जाने के लिए हमें इन डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। एक मेरे पास मान लो ये एक शॉर्टकट तरीका है कि मैं आपको इस पॉइंट तक पहुँचाने के लिए एक तो ये बता दूँ कि डायरेक्शन कितनी, और एक ये बता दूं कि डिस्टेंस कितनी है। तो क्या अपन पहुंच सकते हैं, जैसे वो पंखे का ही एग्जांपल ले लो कि पंखे तक आने के लिए, अब तुम अपने रूम में ये चीज़ इमेजिन करना कि पंखे तक आने के लिए एक्स पे भी चलना पड़ रहा है, पंखे पे अभी नहीं पहुंचे हो, फिर वाई पे चले तो पंखे के लेवल पे पहुंच गए हो, लेकिन पंखे तक नहीं पहुंचे हो, फिर जेड पे चले तब यहाँ तक आप पहुँचे हो। तो एक तो ये तरीका है कि आप एक्स पे चले, फिर वाई पे चले, फिर जेड पे चले, तब यहाँ तक आए हो। और एक ये तरीका है कि उसी कोने से, जिसको हम मूल बिंदु ओरिजिन बोलते हैं, उसी कोने से सीधे पंखे की तरफ आते चल के, अलग अलग ऐसे न चल के सीधे पंखे की तरफ चल के आते, तो आप यहाँ तक पहुँच सकते थे पंखे तक। लेकिन पंखे तक पहुँचने के लिए आपको दो जानकारियाँ होनी चाहिए कि मुझे एग्जैक्ट पंखे के नीचे पहुँचना है तो कोने से किस डायरेक्शन में चलना शुरू करना है। ऐसा थोड़ी ना कि किसी भी दिशा में चलूँ तो पंखे तक पहुँच जाऊँगा, कोने से यानी कि मूल बिंदु से किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करूं और कितनी दूरी तय कर लूं। अगर मेरे पास ये दो जानकारी होंगी तो क्या मैं इस पॉइंट तक आ सकता हूं, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये एक वेक्टर हमें मिल रहा है, क्योंकि वेक्टर के पास भी तो ये दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो उसके पास में डायरेक्शन होती है, तो मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ कि पंखे तक जाने के लिए आपको इस डायरेक्शन में चलना है, और एक उसके पास में मैग्नीट्यूड होता है, तो मैं आपको परिमाण यानी मैग्नीट्यूड भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दूरी बता रहा हूँ कि इतनी दूरी चल और इस डायरेक्शन में चलोगे तो आप इस लोकेशन पर पहुंच सकते हो। तो इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हम जिस वेक्टर की हेल्प लेंगे उस वेक्टर को हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, यानी इस पॉइंट की पोजीशन को निर्धारित कर रहा है ये वाला वेक्टर, तो इसीलिए इस वेक्टर को मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश बोलूँगा। अपन बड़ी आसान सी भाषा में समझ सकते हैं कि स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा सदिश होता है जो किसी निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष उस पॉइंट की स्थिति को, पोजीशन को निर्धारित करता है, उसको हम बोलते हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। लेकिन ये मूल बिंदु ओ के सापेक्ष है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी चलना शुरू कर दूँ तो उतनी ही दूरी चलनी पड़ेगी और उसी दिशा में चलनी पड़ेगी। अगर मुझे यहाँ से चलना शुरू करना है तो इस डायरेक्शन में चलना है और इतनी दूरी चलनी है, तब जाके हम पॉइंट पी पे पहुँच पाएंगे, तो मैं इसको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोल सकता हूँ। ये भी जरूरी नहीं कि ये दोनों सीधी होनी चाहिए, इत्तेफाक से ये सीधी लाइन है, ये तो हम जेड एक्स है और हमें पता है कि जेड एक्स ऐसे का तो होता ही नहीं, जेड तो एक्स से करके वास्तव में, मैं हो सकता है इसको ऐसे करके दिखा दूं, है ना। तो ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आर वेक्टर से। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए पोजीशन वेक्टर की। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष किसी पॉइंट की स्थिति को निर्धारित करता है, बताता है कि पॉइंट कितनी दूर है और किस दिशा में। उस वेक्टर को हम बोलते हैं उसका पोजीशन वेक्टर, है ना। अच्छा, अब जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में इसकी लोकेशन क्या है, x, y, z, यानी कार्तीय निर्देशांकों के रूप में अगर मुझे यहाँ पहुँचना है तो अलग अलग एक्सिस पे इतनी इतनी दूरी चलनी पड़ेगी, है ना। और पोजीशन वेक्टर के रूप में अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो इस दिशा में और इतनी दूरी चलनी पड़ेगी, तब हम यहाँ पहुँचेंगे। इसका मतलब इसी आर वेक्टर को, ये जो पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि काम तो पोजीशन वेक्टर भी वही कर रहा है जो ये तीनों कोऑर्डिनेट मिलके कर रहे थे, है ना। ये तीनों भी हमें इसी पॉइंट पे पहुंचा रहे थे, ये अकेला भी यही पहुंचा रहा था। तो कह सकता हूं कि ये जो है इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये वही काम कर रहा है जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आर वेक्टर जो है वो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के इक्विवेलेंट है, इनके तुल्य है। अब एक्स एक्सिस की दूरी,
इस पॉइंट तक आने के लिए एक्स एक्सिस पे हमें कितनी दूरी चलनी पड़ती है, तो इतनी दूरी चलनी पड़ती है। कौन से एक्सिस पे, या फिर मैं ये पूछूं कौन सी दिशा में, तो इतनी दूरी मुझे कौन सी डायरेक्शन में चलनी पड़ी है, आई कैप डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस की दिशा का नाम जो होता है वो आई कैप होता है। आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज किए जाते हैं, दिशा को शो करने के लिए। तो एक्स एक्सिस वाली जो दिशा होती है उसको आई कैप से शो किया मैंने। इतनी जो दूरी मुझे चलनी पड़ी वो किस डायरेक्शन में चलनी पड़ी है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन का नाम क्या होता है, जे कैप, है ना। ऐसे ही जेड दूरी मुझे जो चलनी पड़ी है वो किस डायरेक्शन में चलनी पड़ी है, वो जेड अक्ष की दिशा में चलनी पड़ी है, यानी कि के कैप डायरेक्शन में मुझे इतनी दूरी चलनी पड़ी है, तब जाके हम इस पॉइंट पर पहुँचे। यानी कि ये वाला वेक्टर जहाँ हमें पहुँचा रहा था उसके लिए क्या हमें ये और ये तीनों दूरियाँ फॉलो करनी पड़ती हैं दिशा सहित। तो इसका मतलब ये अकेला क्या इन तीनों के बराबर है, इन तीनों ने जहाँ पहुँचाया था वहाँ पर ये पहुँचा रहा है। तो मुझे पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर की वैल्यू पता चल गई है कार्टीसियन कोऑर्डिनेट के रूप में, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। ध्यान रहे एक्स वाई जेड क्या कहलाएंगे यहाँ पे, कार्तीय निर्देशांक हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या है, ये डायरेक्शन है, ये एकांक सदिश हैं अलग अलग अक्षों की दिशा में। और आर वेक्टर क्या है, ये मूल बिंदु के सापेक्ष किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। अब अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर का मॉडुलस निकालना चाहूँ, है ना, परिमाण अगर मैं इसका निकालना चाहूँ, तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। हालांकि ये वैल्यू अभी आपके समझ में नहीं आएगी कि इसका परिमाण जो है, पोजीशन वेक्टर का परिमाण ये कैसे है, लेकिन अभी के लिए आप इसको याद रखो कि हम कोई भी वेक्टर अगर हमें इस तरह से दे रखा है कार्टीसियन कोऑर्डिनेट के रूप में, अगर मुझे कोई भी सदिश कोई भी वेक्टर दे रखा है तो मैं उसके मैग्नीट्यूड को इस तरह से और डिटरमाइन कर सकता हूँ कि कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन वेक्टर के बाद में अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, है ना। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्लियर होना चाहिए कि विस्थापन किसको बोलते हैं। सपोज करो अभी कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु इस पॉइंट पर थी और थोड़ी देर बाद वो वस्तु इस पॉइंट पर पहुंच गई है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम लेंथ होगी, जो न्यूनतम लंबाई होगी, इस न्यूनतम लंबाई को हम बोलेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। यानी ये न्यूनतम लंबाई को अपन विस्थापन बोलते हैं। अब ये चीज़ें मैं आपको यहाँ एक बार इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिखाता हूँ कि मान लो अभी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस पॉइंट P पर था, है ना, और इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है मूल बिंदु के सापेक्ष, मैं उसको मान के चल रहा हूँ R1 वेक्टर, और इसके जो कार्तीय निर्देशांक हैं उनको हम मानते हैं x1, y1, z1, है ना। ये 1 1 इसीलिए लें क्योंकि अभी मुझे दूसरा पॉइंट और शो करना है, तो 2 2 करके उसके लिए आ जाएंगे। तो अगर इस पॉइंट के कार्तीय निर्देशांक x1, y1, z1 है तो मैं इसकी वैल्यू r1 वेक्टर की ऐसे लिख सकता हूँ, r1 वेक्टर बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, है ना। तो अभी कोई वस्तु इस पॉइंट पर थी और थोड़ी देर बाद वो ही वस्तु यहाँ इस पॉइंट पर पहुँच गई है Q पर। इसका जो पोजीशन वेक्टर है मूल बिंदु के सापेक्ष पॉइंट Q का, उसको मैं मान के चल रहा हूँ R2 वेक्टर, और इसके जो कार्टीसियन कोऑर्डिनेट हैं उनको हम मान लेते हैं अब x2, y2, z2। तब ये R2 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये R2 वेक्टर की वैल्यू हो गई है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई थी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। किस डायरेक्शन में हुआ, तो इस डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि पॉइंट P से Q की तरफ गई थी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की डायरेक्शन इधर होगी। अगर वस्तु Q से P की तरफ जाती तो यही विस्थापन की दिशा फिर Q से P की तरफ होती है। तो ये जो वेक्टर मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ, ये वेक्टर हमें वास्तव में वो दोनों चीज़ें बता रहा है
कौन सी, कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना, और डायरेक्शन किधर है, इधर है, इसीलिए ये वाले वेक्टर को मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलूँगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि पॉइंट P के सापेक्ष, पॉइंट P के रेस्पेक्ट में Q का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ये है, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं शो करूँगा डेल्टा R वेक्टर से। यहाँ डेल्टा सिंबल जो है वो डिफरेंस के लिए यूज किया गया, वो भी आपके समझ में आएगा। अब अगर मैं यहाँ से डेल्टा R वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहूँ इस ट्राइंगल से, तो अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। उसमें हम एक लॉ पढ़ने वाले हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि सदिश योग का त्रिभुज नियम। उस नियम को अगर मैं यहाँ अभी अप्लाई करूँ तो अपन आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर, है ना। अभी शायद आपके ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये लाइन कैसे आई है। अब अगर मैं यहाँ से डेल्टा R वेक्टर की वैल्यू निकालूँ तो R1 वेक्टर को उधर ले चलते हैं, यानी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस है, इसीलिए हमने इसके आगे डेल्टा का साइन लगाया हुआ है, क्योंकि ये डेल का जो साइन है वो वास्तव में दो राशियों, दो क्वांटिटीज़ के बीच का डिफरेंस शो करता है, और ये है ही दो पोजीशन के वेक्टर के बीच का जो डिफरेंस है, इसलिए हमने इसको डेल्टा R वेक्टर से शो किया हुआ है। अच्छा, ये जो इक्वेशन निकल के आ रही है इसके आधार पर मैं एक सिंपल सी परिभाषा, एक सिंपल सी डेफिनेशन दे सकता हूँ पोजीशन वेक्टर की, और वो डेफिनेशन क्या है, तो आप देख पा रहे हो कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस है। यानी कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किन्हीं दो बिंदुओं के स्थिति सदिशों का जो अंतर होता है वो उनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि विस्थापन सदिश कहलाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब अगर मैं R1 और R2 की वैल्यू रख दूँ ऊपर से इनकी जगह पर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये R2 की वैल्यू ये रखते हैं x2 I कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, है ना, और माइनस ये वैल्यू R1 वेक्टर की क्या, x1 I कैप माइनस आएगा y1 j कैप माइनस z1 k कैप, है ना। अच्छा, अब देखो x2 I कैप और x1 I कैप, इन दोनों में से माइनस I कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल्स टू, इनमें से अगर मैं I कैप कॉमन ले लूँगा तो ये बचेंगे x2 माइनस x1, I कैप रहा कॉमन। ऐसे इन दोनों में से मैं j कैप कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या बचेगा y2 माइनस y1 इंटू j कैप, और इन दोनों में से k कैप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा z2 माइनस z1 इंटू k कैप, है ना। अब देखा x2 माइनस x1, ये भी दो राशियों का डिफरेंस है, इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा x, इसको, है ना, डेल्टा x इंटू I कैप प्लस, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं तो डेल्टा y j कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं तो डेल्टा z k कैप। ये हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि विस्थापन सदिश की वैल्यू मिल गई। और अगर मैं यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड परिमाण भी निकालना चाहूँ तो वही पुराना तरीका मैग्नीट्यूड निकालने का, मैं इसका परिमाण ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट डेल्टा x का स्क्वायर डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो वैल्यू हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड की इस तरह से कि अंडर रूट में स्क्वायर कर करके लिखते जाते हैं इन कोफिशिएंट को, इसका प्रोसीजर आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। अभी एक जगह यूज हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी वेक्टर अगर हमारे पास ऐसा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में, अगर हमारे पास में कोई भी वेक्टर है तो हम उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके I कैप j कैप k कैप के जो गुणांक होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं, उनका स्क्वायर कर करके प्लस करते जाते हैं रूट में, तो इस तरह से हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाता है। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर, है ना, यानी कि किसी भी सदिश का वास्तविक संख्या से गुणा। वास्तविक संख्या रियल नंबर से मतलब 2, 5, 0, 1, 3, -4, -3, 1.5, ये सब क्या है, ये रियल नंबर है।
तो जब भी हम किसी वेक्टर के साथ में किसी रियल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस वेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हमें पता है वेक्टर के पास में दो चीज़ें होंगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और एक उसकी डायरेक्शन होगी। तो जब भी किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है किसी रियल नंबर के साथ में, किसी वास्तविक संख्या के साथ में, तो उसके मैग्नीट्यूड पे क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी डायरेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहले मैग्नीट्यूड की बात अगर करें तो जिस संख्या से, जिस नंबर से आप गुणा करोगे किसी भी वेक्टर का, उस वेक्टर का परिमाण उतने ही गुना हो जाता है जितनी संख्या से आपने उसको मल्टीप्लाई किया होता है। जैसे सपोज करें मेरे पास ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर और मैं इसको किसी भी संख्या 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो ऐसी स्थिति में अब ये जो वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2a वेक्टर। कहने का मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड था वो अब 2 गुना हो चुका है। ऐसे अगर मैं इसका 4 से गुणा करता तो इसका मैग्नीट्यूड जो है 4 गुना हो जाता। तो ये तो मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट हमने देख लिया कि जब भी किसी वेक्टर का किसी रियल नंबर के साथ में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उतने ही गुना हो जाता है जितने रियल नंबर के साथ में आपने इसका मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब बात आ जाती है डायरेक्शन की। मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे किसी भी रियल नंबर का तो डायरेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि रियल नंबर कैसा है, क्योंकि रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि रियल नंबर पॉजिटिव है तो ऐसी स्थिति में तो उस वेक्टर की डायरेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसका मल्टीप्लाई करने पर। जैसे समझे कि सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट, इस पर एक फोर्स लग रहा था, कितना लग रहा था 10 न्यूटन का, है ना। किस डायरेक्शन में लग रहा है, आई कैप डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 आई कैप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है तो मैं इसको कह सकता हूँ 10 आई कैप न्यूटन। इतना न्यूटन फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। मैं इसमें अगर गुणा कर दूँ 2 से, है ना, 2 से इस बल में अगर मैं गुणा कर देता हूँ तो यही बल हो जाएगा अब 20 आई कैप, इतने न्यूटन। तो क्या चीज़ बदली, केवल उसका मैग्नीट्यूड बदला, डायरेक्शन तो अभी भी वही रही है। यानी कि पहले एक व्यक्ति इधर बल लगा रहा था, अब ऐसे ही 2 व्यक्ति बल लगा रहे हैं, लेकिन बल तो अभी भी उधर लग रहा है, तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं इसमें -2 से मल्टीप्लाई करता इस बल में तो ये कितना हो जाता, -20 आई कैप। और क्या डिफरेंस है 20 आई कैप और -20 आई कैप में। -20 आई कैप का मतलब तो ये है कि अभी भी मैग्नीट्यूड तो 20 ही है, परिमाण तो 20 ही है, बल तो अभी भी 20 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन अब की बार किस डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस आई कैप दिशा में लग रहा है। और माइनस आई कैप दिशा क्या होगी, पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा अगर आई कैप है तो माइनस आई कैप का मतलब हो गया नेगेटिव एक्स अक्ष की डायरेक्शन। यानी कि अब ये जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, -20 आई कैप। तो डायरेक्शन पे हमें इसका प्रभाव पता चल गया कि जब भी कोई रियल नंबर, अगर वो रियल नंबर पॉजिटिव है तो ऐसे रियल नंबर से गुणा जब हम करते हैं किसी भी वेक्टर को तो उसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आता, कोई चेंज नहीं होता डायरेक्शन में। लेकिन अगर वो रियल नंबर नेगेटिव है तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो ये सिंपल सा हमने इफेक्ट देख रखा है, जब भी कोई रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है किसी वेक्टर के साथ में तो मैग्नीट्यूड तो उतने ही गुना हो जाता है जितने रियल नंबर के साथ में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो डायरेक्शन के लिए हमें पहले दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वो रियल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर रियल नंबर पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर रियल नंबर नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन उसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है। ये मल्टीप्लाई हो गया कोई भी रियल नंबर और एक वेक्टर के बीच। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर फॉर्म में है और उसके साथ में हम किसी रियल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें कोई तीसरी नई भौतिक राशि, नई फिजिकल क्वांटिटी भी मिल सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें, अगर मैं मास यानी कि द्रव्यमान का, द्रव्यमान आपको पता है एक अदिश राशि है, यानी कि एक नंबर है, उसके साथ में कोई वेक्टर नहीं जुड़ा है। तो अगर मैं द्रव्यमान का, मास का मल्टीप्लाई करूं वेलोसिटी के साथ में, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये वेक्टर है, ये एक संख्या है, एक नंबर है, एक स्केलर क्वांटिटी है ये। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से, ये द्रव्यमान था, ये वेग था, लेकिन इन दोनों का गुणा करने से हमें एक नई राशि मिलती है जिसको हम बोलते हैं संवेग यानी कि मोमेंटम। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक वेक्टर और एक रियल नंबर का मल्टीप्लाई करने से हमें कोई नई फिजिकल क्वांटिटी पता चले।